हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 1000 प्लस जीके क्वेश्चंस की ये दमदार धुआंधार वीडियो है। और लूसेंट हो, स्पीडी हो, अरिहंत या एडवांस कोई भी बुक हो तो साथियों इन सब का निचोड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराया जाएगा आपको इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन आपको 1 नैलन मिलेंगे और चाहे आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो फ्रेंड्स, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर है। और मैं दावा करता हूं कि फ्रेंड्स, यदि आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। इसी वीडियो को मिस नहीं करना, बिना स्किप किए एंड तक पूरा ध्यान से देखना है। और हो सके तो इन सभी क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन वे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो तीनों सभी गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित हुए थे उन सभी में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और साथियों, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग अपने खर्चे पर लिया था। ये अपने खर्चे पर आए थे, गए थे। याद रखना, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अपने खर्चे पर तीनों गोलमेज सम्मेलन किसने अटेंड किए थे। तो वो किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब ये घटना घटी थी तो उस समय पर भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और ये घटना हुई कब थी? तो 13 अप्रैल, याद रखेगा, 1919 ईस्वी को ये घटना घटी थी अमृतसर में, जलियांवाला बाग में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? अहमदाबाद को, जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे, ये जब दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। कामसूत्र जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो कामसूत्र लेखक हैं वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी। आपसे पूछा अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये हो जाएगा आपकी पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये जो भी खोज और आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन से ये बहुत बनते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास साल्क नामक व्यक्ति ने। कालाजार रोग किसके कारण होता है। तो कालाजार रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था। आप जानते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। अब पूछा गया कि सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के था वो किसे मिला था। तो ये मिला था देविका रानी को। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, जिसे हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, उसको किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वाटसन एंड क्रिक, याद रखेगा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि जल गैस किसका संयोजन है। जो जल गैस होती है वो संयोजन होती है CO+H2। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था रूस की सहायता से स्थापित। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह सीन नदी के किनारे पर स्थित है पेरिस शहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, ये सार्गेसो सागर कहां पर है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और याद है, स्पेशल फैक्ट मैं इसके बारे में बता दूं, एकमात्र ऐसा ये सार्गेसो सागर है जो किसी भी देश से या जो किसी भी देश की भूमि से स्पर्श नहीं करता है। कहने का मतलब है किसी भी तरह की जमीन से टच नहीं करता है ये सार्गेसो सागर। ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को, जो हुआ था 1976 ईस्वी में। दाचिंगम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो दाचिंगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में स्थित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। किस वर्ष वापस आए थे। 1915 ईस्वी में आए थे। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये अरावली जो श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। वो कहां पर है ये। तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में, याद रखिएगा। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है प्रसिद्ध लावणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साथियों आगे बढ़ने से मैं पहले कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है। जो परम शून्य टेम्परेचर होता है उसका मान होता है
200 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा -200 डिग्री सेल्सियस। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपकी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में कहाँ पर? कन्याकुमारी में। धान का प्रसिद्ध रोग जो होता है खैरा रोग, ये किसकी कमी के कारण होता है खैरा रोग? तो ये होता है जस्ते की कमी से। यदि धान की खेती में जस्ते की कमी हो जाए तो उसमें रोग लग जाता है खैरा रोग, ये धान का प्रसिद्ध रोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो ये किया था वर्ष 1911 में रद्द, लॉर्ड हार्डिंग ने। अब क्वेश्चन बनता है कि बंगाल विभाजन हुआ कब था और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये सन 1905 ईस्वी में, 1905 में, याद रखिएगा। और इसको रद्द किया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, और हुई कब थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको 2-3 फैक्ट बताऊंगा, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे। देखिए स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जो मुंबई में आयोजित किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता की थी भाई साहब W.C. बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो अंग्रेज था जॉर्ज यूले, याद रखिएगा इस नाम को, जॉर्ज यूले, झूले नहीं भाई साहब, यूले। जॉर्ज यूले था जिसने, जो पहला अंग्रेज था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की, और ये शायद 1888 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा। और नेक्स्ट फैक्ट बनेगा आपका यहां से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, तो पहली महिला थी एनी बेसेंट, याद रखेगा एनी बेसेंट। यदि पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जिसने इसकी अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, तो वो थी सरोजनी नायडू, याद रखिएगा सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला, और पहली महिला एनी बेसेंट। और एक क्वेश्चन और बनेगा, यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला मुस्लिम भारतीय कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये 3-4 फैक्ट है भाई साहब, ये बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई है सालसेट नामक द्वीप पर, याद रखिएगा सालसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वीनस ग्रह को। अब वीनस है क्या? तो वीनस को भाई साहब शुक्र ग्रह कहते हैं हम हिंदी में, इंग्लिश में ये वीनस हो जाता है और हिंदी में शुक्र ग्रह। तो ये सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इन सभी नामों से इसे जानते हैं वीनस ग्रह को। अच्छा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे कहते हैं श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि, अर्थात जो सुनी जा सके, जो सुनी जा सके उसे कहते हैं ऑडिबल ध्वनि या फिर श्रव्य। और ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को कहा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो ये कहता है रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का वेग सबसे पहले ज्ञात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहां पर है? देखिए ये भारत में नहीं है भाई साहब, ये ब्रिस्टल में है। वो ब्रिस्टल कहां पर है? ब्रिटेन में है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए पूछा जा सकता है, आप पूरा भारत में ढूंढते रहेंगे, लेकिन भारत में नहीं है। राजा राम मोहन राय जी की समाधि स्थल है कहां पर? ब्रिस्टल, ब्रिटेन में। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ये की गई है ब्रिटिश संविधान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और ये जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये कहां पर है? इटली में है, ये इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह ही जो है, जिसे विनस कहते हैं, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। अच्छा, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ये कटा हुआ हीरा जगमगाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्पीड से कवर करेंगे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किसकी आयु का पता किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु का पता किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सूर्य में।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हम फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन पर थोड़ा बढ़ते हैं वापस। आप यहां पर बताइएगा। देखिए इसका जो अंतिम शासक है वो तो था बृहद्रथ। अब मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होम्योपैथी के संस्थापक थे हैनीमैन नाम के व्यक्ति। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ये है ट्रिपेनोसोमा नाम का जो प्रोटोजोआ है, यही निद्रा रोग पैदा करता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव जी, जो कि एक बहुत ही अच्छे पूर्व क्रिकेटर रहे भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कृषि के क्षेत्र में अर्थात एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। मानस नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये है आपका असम में है। और असम में ये आपका कौन सा, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी असम में। दोनों मानस और ये काजीरंगा, ये दोनों ही फेमस है भाई साहब असम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ये प्रत्येक साल 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एक अश्वशक्ति अर्थात 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 740 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई साहब एंजिल जलप्रपात। अब ये है कहां पर? तो ये कोरोनी नदी पर है, कोरोनी नदी। और ये है कहां पर? वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो ये महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एजी। और इसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये भाई साहब आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया है अटॉर्नी जनरल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। अब देखिए जो 76 आर्टिकल है, इसको याद रखने ट्रिक क्या है? तो देखिए यहां पर एजी लिख दिया आपने, एजी, और इसका उल्लेख किस में है? 76 में है। अब देखिए इससे बना लो आप ये बना लो इससे, और इससे बना लो भाई साहब जी। तो एजी का उल्लेख किस में हुआ? 76 में, 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो यह वुल्फिया। क्या है? वुल्फिया। यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफलेशिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, या फिर जिसे हम लीवर भी कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, वो भी बताया था। और अब यहां पर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये थायराइड ग्लैंड हो जाएगी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो पीनियल ग्लैंड है, जो कि मस्तिष्क के पास पाई जाती है। आंसू कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसू निकलते हैं भाई साहब लैक्रिमल ग्लैंड नामक ग्रंथि से निकलते हैं आंसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। आपको आजकल एग्जाम में भाई साहब इसको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, आपको क्षोभ मंडल ना लिखकर ट्रोपोस्फेयर हिंदी में लिख दिया जाएगा, तो वहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। ट्रोपोस्फेयर को ही क्षोभ मंडल कहते हैं। और सारी जो भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो वो सभी पाए जाते हैं इसी मंडल में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था भारतीय संविधान को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान को लागू कब किया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को तो अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू कब किया? तो लागू हुआ था भाई साहब 26 जनवरी 1950 ईस्वी। और इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? अपना जो रिपब्लिक डे है वो मनाते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत आया था प्रसिद्ध यात्री फाइयान। बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। एक क्वेश्चन यहां पर और बनेगा। देखिए ये किससे संबंधित है? ये हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और एक क्वेश्चन बनेगा कि किस वंश को
पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हर्यक वंश ही है जिसे पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस जो हंसाने वाली गैस होती है तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये साइंस के क्षेत्र में अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर एवं बुक्का नाम के व्यक्ति ने की थी। दो भाई थे ये। 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इस वंश का जो सबसे प्रमुख शासक माना जाता है वो कौन था? उसका आप नाम हमें कमेंट करिएगा। चलो मैं बताता हूं, उसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का बहुत ही प्रमुख शासक था, जबकि इसकी स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है वाटर पोलो में। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन? तो टेंडन जोड़ता है मांसपेशियों को हड्डियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? देखिए टेंडन तो जोड़ता है मांसपेशी से हड्डी को, जबकि हड्डी से हड्डी को जो जोड़ होता है उसको वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लीगामेंट्स। क्या होता है? लीगामेंट्स। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु की गति को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। मैंने कई वीडियोज में इसका जिक्र भी किया कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क बर्फ कहते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, अर्थात ठोस CO2 को कहते हैं ड्राई आइस अर्थात शुष्क बर्फ। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें ब्रिटिशों ने क्या किया था? फ्रांसीसियों को हरा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपेज, जो कान में पाई जाती है। अब फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी हड्डी फिर कौन सी है? तो ये है फीमर नाम की हड्डी, जो जांघ में पाई जाती है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मालूम भी होंगे, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपके लिए रिवीजन का काम करेगी वीडियो, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें आप देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जिसका आपको शायद मालूम ना हो, बस आपको उन पर फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारतीय संविधान में। और जब जो हमारा मूल संविधान था, जब संविधान निर्मित हुआ था, उस समय पर इसमें कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, याद रखिएगा। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है हरिप्रसाद चौरसिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिनेगाग किनका पूजा स्थल है? तो जो यहूदी धर्म वालों का पूजा स्थल होता है उसको कहते हैं सिनेगाग। संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत करता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो 17 होता है वही जो है छुआछूत का अंत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? जो पहला भारत सरकार जो पहला कानूनी अधिकारी होता है उसको कौन होता है? वो कौन कहलाता है? भारत का महान्यायवादी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देगा राज्यपाल अपना त्यागपत्र। जबकि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं भाई साहब समताप मंडल में, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, याद रखिएगा। वायुयान किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में, क्योंकि यहां पर धूल इत्यादि कणों का प्रभाव नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद। 78 ईस्वी में शक संमत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 78 ईस्वी में शक संमत का आरंभ। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। और वर्तमान में पुरुषपुर कहाँ थे? पेशावर, इसका जो है ये पाकिस्तान में है पेशावर, जिसका पहले नाम था पुरुषपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने की थी दक्षिणी ध्रुव की खोज। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस कहते हैं मीथेन को, जिसका सिंबल है CH4। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है, संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगे जिन्हें हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो भाई साहब 20 हर्ट्ज से भी कम होती है अवश्रव्य
अवस्रव तरंगों जो इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं उनकी आवृत्ति जिसे सुना नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन सन 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिन बरो के समय में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन सन 1843 ईस्वी में। हड़प नीति जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं किसके द्वारा लागू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की थी हड़प नीति, जिसे हम व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यपगत, याद रखिएगा। और इसी के तहत जो है सन 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का कुशासन का आरोप लगाकर अपने अंग्रेजी शासन में इसका विलय कर लिया था। उसके बाद यह भी एक कारण बना था सन 1857 के क्रांति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. खड़मखम चेट्टी, ये थे स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण है कहां पर? कमेंट करेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत की नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। और ये कहां पर है? ये मणिपुर में है लोकटक झील। और ये एकमात्र तैरती झील है भाई साहब। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो याद रखिएगा 1.28 सेकंड। कहां से? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश। कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश पड़ा किस पर? चंद्रमा पर। अब चंद्रमा से टकराकर जो प्रकाश वापस पृथ्वी तक आएगा तो उसको समय लगेगा 1.28 सेकंड का समय। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको यूजेबल लगते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं फिर कहता हूं यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामदाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में स्थित जादूगोड़ा की खान। अगला क्वेश्चन है कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह कैसीन नामक पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है दूध का रंग सफेद। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता होता है पीतल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। ज्यादा आरामदेह होता है क्यों? क्योंकि भाई साहब वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको कि आप धूप में भरी धूप में आप एक काली भैंस को और एक सफेद गाय को खड़ा कर दीजिए, तो जो सफेद गाय होगी उसको गर्मी कम लगेगी, जबकि जो काली भैंस होगी काले रंग की उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। वह तीर मिला जाएगी और धूप में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। जबकि आपने अक्सर देखा होगा जो सफेद कलर की गाय होती है वो ज्यादा देर तक धूप में खड़ी रह सकती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई साहब जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है तो वो क्या होता है कि गाय के सफेद रंग से टकराकर वापस परावर्तित होता रहता है, जबकि जो काला रंग है वो प्रकाश को क्या करता है? अवशोषण करता है, अब्जॉर्ब करता है। इसलिए काली भैंस होती है उसको गर्मी अधिक लगती है। इसी प्रकार से काले कपड़े गर्मियों में कम पहने जाते हैं और सफेद कपड़ों का प्रयोग ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के माध्यम से स्वच्छ करती है? तो ये स्कंदन के माध्यम से करती है। दूध से दही बनाने के दौरान कौन सा एसिड एक्टिव रहता है? तो ये रहता है लैक्टिक एसिड एक्टिव हो जाता है दूध से दही बनाने के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था ये अब्दुल हमीद लाहौरी। जहांगीर के शासनकाल के दो प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो अबुल हसन और अका रजा। इसको आप अका करिए यहां पर, अका रजा। ये थे अबुल हसन और अका रजा, जहांगीर के शासनकाल के दो प्रमुख चित्रकार। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद उपस्थित था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये था अस्मक महाजनपद स्थित गोदावरी नदी के तट पर। भारत के किस शहर में एशिया का पहला डीएनए बैंक स्थापित किया गया है? तो भाई साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छाप लीजिएगा इसको। तो ये लखनऊ में है और एशिया का पहला डीएनए बैंक है। ये एशिया का पहला डीएनए बैंक है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गंधार कला शैली।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के हाथों में। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय पर मराठा नेतृत्व किसने संभाला था? ताराबाई ने संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि विभाग। और आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एकमात्र अब तक के ऐसे राष्ट्रपति जो लगातार अपने कार्यकाल लगातार दो बार अपने पद पर नियुक्त हुए हैं। अर्थात पहले और दूसरे राष्ट्रपति कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमत किन के पूर्वज कहलाते हैं? तो मेमत के, ये हाथी के पूर्वजों को कहते हैं मेमत। अगला क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक है गौतम ऋषि जी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो ये 159 लीटर के बराबर होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कच्चे तेल की एक बैरल, याद रखिएगा। और पूछा जाए कि एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक गैलन होता है भाई साहब 3.758 लीटर के बराबर होता है एक गैलन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये लद्दाख और पीर पंजाब श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। आजाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई साहब जो सरफेस टेंशन होती है, पृष्ठ तनाव, वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो ये मुंबई अपतटीय क्षेत्र जो होता है वही भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहलाता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, बनी ठनी चित्र शैली। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में भारत में सबसे अधिक लोग काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य कौन सा? कारागम ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है कारागम धार्मिक फोक डांस। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर है? तो ये बिठूर कानपुर में है, बिठूर कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में आरंभ किया था वो कौन थे? तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में ही उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था संगीत रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित है? तो याद रखेगा उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला अर्जुन बांध नहर से सबसे अधिक लाभान्वित है। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत की? तो यह पाई जाती है शांत घाटी में, जिसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? केरल में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो ये ललितपुर में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार। आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये विषय किसका है? ये राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज विषय। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में था, इसी के माध्यम से जोड़े गए थे भाई साहब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं वो बनते हैं एस्बेस्टस से। किससे? एस्बेस्टस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये क्या था? अमीर खुसरो ने तबले का प्रचलन शुरू। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले और दूसरे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। एकमात्र गोलमेज सम्मेलन का जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। मैंने आपको पहले बताया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अपने स्वयं के खर्चे पर भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये तो दिल्ली में हुआ था आयोजित। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 ईस्वी के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बंगाल में बनाई थी। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो याद रखेगा 9 है। जो भागवत संप्रदाय है उसमें भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यापनीय संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था? तो यापनीय संप्रदाय था जैन धर्म से संबंधित। विश्व के जल संसाधनों का लगभग कितना % भारत में उपलब्ध है? तो लगभग 4% है भारत में उपलब्ध पूरे विश्व के जल संसाधनों का। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बताया भी है। जो विनायक दामोदर सावरकर थे, यही थे इसके संस्थापक, अर्थात इसकी स्थापना किसने की थी? मित्र मेला संघ की वीडी सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है बक्सा बाग परियोजना। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है, और वेदों की होती है 4 है, उपवेद भी 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये होती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण ही दूध में मिठास आती है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा पाउडर फॉर्म में, जो यदि आपने देखा होगा बिजली के तारों में, इलेक्ट्रिक उपकरणों में, या फिर किसी पेट्रोल पंप इत्यादि पर यदि आग लग जाती है तो उसे बुझाने के लिए अग्निशामक कौन सा होता है? पाउडर प्रकार का होता है। यदि आप पानी छिड़केंगे तो भाई साहब बिजली पर पानी छिड़केंगे तो मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई हमेशा किस ओर इंगित करती है? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन की ओर हमेशा इंगित करती है चुंबकीय सुई। यदि आपने कंपास देखा है तो आप जानते हैं, यदि आपने कंपास नहीं देखा तो भाई साहब आपके सभी के मोबाइल में कंपास नामक एप्लीकेशन होती है, आप उसको खोलिएगा तो जो उसकी सुई होगी वो हमेशा हमेशा के लिए नॉर्थ दिशा की ओर इंगित करती है, इशारा करती है। आप कहीं भी उसको लेकर घूमिएगा मोबाइल को, आपको जो कंपास की जो सुई है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही रहेगी। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये एस चंद्रशेखर जो भारतीय थे उन्होंने प्रतिपादित किया था ब्लैक होल का सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो ग्रेफाइट को करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के लिए प्रयोग। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के मिलाने से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो यदि हम मिश्र धातु में क्रोमियम को मिला दें, किसके? क्रोमियम को मिला दें, तो इसके मिलाने से जो स्टेनलेस स्टील होता है वो अचुंबकीय होता है, अर्थात चुंबक का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तो प्लास्टिक में गैस होती है पॉलीथिलीन, इसलिए हम प्लास्टिक को क्या कहते हैं? पॉलीथीन भी कहते हैं। तो पॉलीथिलीन नाम की गैस होती है प्लास्टिक में। मनुष्य के अंगों में से कौन सा अंग हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? तो ये जो मनुष्य की आंख होती है वो जो हानिकारक विकिरण होती है उनसे सबसे अधिक प्रभावित होती है, और बड़ी नाजुक है ये मनुष्य की आंख। एमनियोसेंटोसिस, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या? तो ये भ्रूण के लिंग के बारे में बताता है एमनियोसेंटोसिस नामक तरीका। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 प्रमुख नदियों के बीच स्थित था? तो ये सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था तक्षशिला। वर्तमान इसका नाम क्या है, कहाँ है? आप हमें कमेंट करिएगा। है तो पाकिस्तान में, लेकिन वर्तमान में तक्षशिला का नाम क्या हो गया है वो आप हमें कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब है कि स्वर्ग सिधार जाना। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में होता है। कुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का प्रथम शासक। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनेगा आपका गुलाम वंश से संबंधित कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो भाई साहब गुलाम का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसलिए इल्तुतमिश हो गया गुलाम का गुलाम। एतमाउद्दौला, कौन सा? एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी था, जो महमूद गजनवी के साथ में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हो गया था? तो राणा सांगा पराजित हुआ था। किससे? बाबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये सन 1576 ईस्वी में होता। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, हड्डी से हड्डी का जोड़ कहलाता है लिगामेंट्स। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति को मापते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का वर्णन है। किसमें? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में।
अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो ये बिंबिसार का पुत्र था। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है रिपीट हो रहे हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था, तो ये थे गोरखा, सिख और पंजाबी, और अधिकतर उत्तर प्रांत थे। अधिकतर उत्तर प्रांतों से ही 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने सिपाहियों का चयन किया था इन अधिकतर उत्तर प्रांत राज्य से। और उनमें कौन कौन थे, मुख्य रूप से गोरखा थे, सिख थे और पंजाबी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो ये थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। रोलेट एक्ट कब पास हुआ था, तो रोलेट एक्ट पास हुआ था सन 1919 ईस्वी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है, तो यह है तमिलनाडु में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा दुलहस्ती बिजली स्टेशन है चिनाब नदी पर, J&K में। भारत का प्रदूषित जल कितने मील तक फैला है, ये प्रदूषित नहीं भाषा, यहाँ पर प्रादेशिक है। ये क्या है, प्रादेशिक। ये बात है समुद्र की, जो समुद्र का किनारा है। कहने का मतलब है जब भारत का प्रादेशिक जल होता है वो कितने मील तक फैला हुआ है, तो ये 12 समुद्री मील तक फैला होता है भारत का प्रादेशिक जल। खादर मिट्टी किस तरह के मैदानों में पाई जाती है, तो ये बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है खादर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर है कहाँ पर, आप हमें कमेंट करिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ी है, मोस्ट इंपोर्टेंट छाप लीजिएगा, तो वह पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है, तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन से, डॉप्सन नामक इकाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो हमारा प्यारा भारत है। पूरे वर्ल्ड में केले का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, तो ये सीखेंगे खगोल शास्त्र में। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन आपसे पूछा गया कि इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें मेंबर थे 7 मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था तथा नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा हुआ था। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथ की छपाई के लिए फेमस है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू हुई थी, तो सन 1992 ईस्वी में लागू हुई थी उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना। उत्तर प्रदेश वाले छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और 1000 बार पूछा गया है। तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण होती है भोपाल गैस त्रासदी, इसमें हजारों लाखों लोग मारे गए थे। प्रजाति विविधता को आंकने के लिए किन मापकों का प्रयोग किया जाता है, तो यह है शेनन वीनर इंडेक्स और सिम्पसन इंडेक्स। इन दोनों इंडेक्स का प्रयोग किया था प्रजाति विविधता को आंकने के लिए। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी, तो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है कि चरागाह को पंपास कहाँ पर कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में। या फिर आपसे यदि विकल्प में आपके अर्जेंटीना आ जाए, दक्षिण अमेरिका ना देकर आपको अर्जेंटीना भी दे सकता है, तो अर्जेंटीना, पराग्वे, तो खास तौर पर अर्जेंटीना में इसका सबसे अधिक जो इसका क्षेत्र है वो फैला हुआ है पंपास नामक घास के मैदान का। और अर्जेंटीना मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, अर्जेंट जरूरत है किसकी, पंप की। किसको, जो सांस का दमे का रोगी होता है उसको अर्जेंट पंप की आवश्यकता होती है। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना या फिर दक्षिण अमेरिका में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है, तो पेट्रोलियम के आयात पर होता है। भारत की जो विदेशी मुद्रा होती है उसका सबसे बड़ा भाग किस पर, पेट्रोलियम पर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान, तो ये विलियम हॉकिंस को दी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब किसके बीच लड़ा गया, तो
29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनाय के बीच में, जिसमें मेदिनाय की हार हुई थी। घाघरा का युद्ध कब व किसके बीच लड़ा गया था? तो 6 मई 1529 ईस्वी में बाबर व महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया था। और बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखिएगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आपने शायद हिस्ट्री को पहले पढ़ा भी होगा। देखिए बाबर के जितने भी युद्ध हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उन सभी की ट्रिक है कि बाबर ने 26 में क्या खाया, क्या पिया? पानी पिया। बाबर ने 1526 में क्या पिया? पानी पिया, अर्थात पानीपत का युद्ध। और उसके बाद 27 में खाना खाया, अर्थात 27 में खानवा का युद्ध। उसके बाद 28 में क्या हुआ? 28 में चल दिया, 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध। और 29 में घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। और 30 में क्या हुआ? ये भैया मर गया। चलिए याद रखिएगा इन सबको। अगला क्वेश्चन है कि प्रियदर्शन और देवा नाम प्रिय नामक उपाधि से किस सम्राट को जाना जाता है? तो सम्राट अशोक को जाना जाता है प्रियदर्शन और देवा नाम प्रिय नामक उपाधि से। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता? तो गाय को समझा जाता सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु। लखनऊ में सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है कि सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल नाम था सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? मैंने आपको बताया था कि कोलकाता अधिवेशन जो 1917 में हुआ था, इसमें चुना गया था पहली महिला को, जो थी एनी बेसेंट। जबकि पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी पहली भारतीय महिला। चलिए, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के किलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शिल्पकार ने किया था? तो हमीद अहमद ने किया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। और करवाया किसने था? शासक था शाहजहां। और कब? 1648 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, मैंने आपको पहले बताया था, सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया था 1940 का जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और भारत का विभाजन किस पर हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन नामक योजना के आधार पर ही हुआ था। दूध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। चिनाब नदी की सहायक नदी है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहाँ पर? केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है ये भीतरकनिका नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है। कहाँ पर है? कनाडा अमेरिका की बाउंड्री पर है, सीमा पर है सुपीरियर झील जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील कौन सी है? तो ये टिटिकाका झील है। कहाँ पर है? पेरू बोलीविया की बाउंड्री पर है ये टिटिकाका झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मैंने आपको पहले बताया था एंजिल जलप्रपात है, चुरुन नदी पर है। देखिए या तो आपको चुरुन नदी देगा या फिर कोरोनी देगा, सीधा कैरोनी या कोरोनी नदी। ये कोरोना नहीं, कैरोनी की हेल्पिंग रिवर है चुरुन नदी। और ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। उसी पर स्थित है आपका एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो जल वहन के लिए। जो पेड़ पौधों में जल वहन होता है उसके लिए जिम्मेदार है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों के दांत देखने के लिए दांतों के डॉक्टर। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का ये मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है कि महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता की प्रवणता में तीव्रता से वृद्धि होती है क्या कहलाता है? भाई साहब बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। आपसे पूछा गया कि महासागर का वह क्षेत्र कौन सा है जहां पर गहराई बढ़ने के साथ साथ जो उसकी लवणता होती है, उसकी जो प्रवणता होती है उसमें तेजी से वृद्धि होती है, तो वो कहलाता है हेल्कलाइन। ये हेल्पलाइन है भाई साहब, हेल्कलाइन है। इसको आधा क्या कर लीजिए यहाँ पर, हेल्कलाइन। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस शिलालेख के द्वारा मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख के द्वारा मिलता है कलिंग युद्ध का वर्णन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं दमदमा से। दमदमा है कहां पर? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है दमदमा। और यहीं पर एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। बौद्ध मतानुयायी था ये। और धर्मपाल पाल वंश का एक प्रमुख शासक था। गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। श्रीनगर से ले जाने वाले मार्ग जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है जो होता है जैसकर श्रेणी में स्थित।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो बनिहाल दर्रा है। और पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है बनिहाल दर्रा। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1866 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई साहब अनाईमुड़ी है। ये अनाईमुड़ी जो कि 2695 मीटर की ये ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और ये कहाँ पर? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अन्नामलाई पर्वत पर। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है, कोडरमा जिले में है, बराकर नदी पर है। कौन सा? तिलैया बांध। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पूरा फैक्ट क्लियर करके बताऊं, पूरा क्वेश्चन के बारे में जितना भी डाउट है वो आपका ना रहे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट होता है फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका अगली वीडियो में जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये कहां पर है? नीलगिरी पर्वत स्थित है। और ऊंचाई इसकी कितनी? 2670। पहली कौन सी थी? मैंने आपको बताया था, पहली है अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है, दूसरी है दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले में स्थित है नेलांग घाटी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल है 148। याद रखिएगा। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। मैंने आपको बताया था पहले कि जो एजी होता है अटॉर्नी जनरल, उसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 76 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये भाई साहब अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर जो पूरी आबादी है वो जनजाति है। अब जब पूरी आबादी जनजातीय होगी तो फिर अनुसूचित जाति तो वहां है ही नहीं। अब जब है नहीं तो पदों का आरक्षण भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है एक स्वस्थ मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूरी की मिनिमम दूरी। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर झुमका गिरा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहां पर स्थित है? तो यह है राजस्थान के माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा एकेडमी। ऋग्वेद में प्रयुक्त होने वाला अघन्या शब्द किससे संबंधित है? तो यह गाय से संबंधित है। अघन्या, गाय को क्या कहते थे ऋग्वेद काल में? अघन्या। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आगे आपको हर वीडियो में 250 क्वेश्चन के आसपास मिला करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको अच्छे लगे तो फ्रेंड्स हमारी मेहनत को आप सफल बनाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी ग्रुप्स में सभी दोस्तों में भाई साहब इसको फैलाने का काम आपका है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिएगा। यदि आपका कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। और चैनल को फिर कहता हूं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट और दमदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे